बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, हम लोग वॉइड एग्रीमेंट डिस्कस कर रहे थे, एक लिस्ट जिसमें हमने 2 एग्रीमेंट्स डिस्कस कर लिए थे। वन इज़ रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एंड अदर वन इज़ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। मैंने कहा था कोई भी एग्रीमेंट जो है वो अगर मैरिज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या फिर अगर ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया जाएगा तो ऑब्वियसली वो वॉइड एग्रीमेंट के लिस्ट में चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ साथ ही हम लोगों ने एक्सेप्शंस भी डिस्कस की थी। चलें ज़रा आज तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स जो हैं लॉ उनसे आपको मना नहीं कर रहा, तो लीगल प्रोसीडिंग्स में जाना, फॉर एग्जांपल एक पार्टी आपके साथ बुरा करती है, अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करती, तो इनफैक्ट आपका राइट डैमेज होता है। अगर आपका राइट डैमेज हो रहा है तो इनफैक्ट आप कोर्ट जाओगे, ये आपका फंडामेंटल राइट है वंस अगेन। सो लॉ कहता है भाई किसी भी किस्म की एक वर्ड बड़ा क्लियरली यूज करता है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए लीगल प्रोसीडिंग के ऊपर। इसका मतलब है आपने अगर ऐसा एग्रीमेंट किया कि फॉर एग्जांपल मैं आप पे एग्रीमेंट आपसे एग्रीमेंट करता हूँ, गुड नेम बेटे अब्दुल रहमान, आप कोर्ट फॉर एग्जांपल हम एक एग्रीमेंट कहते हैं कि हम में से कोई भी डिस्प्यूट आया इस एग्रीमेंट में, हम में से कोई भी कोर्ट में नहीं जाएगा, हम आपस में सुलझाएंगे, हम कोर्ट नहीं खेलेंगे। सो ये लॉ कहता है भाई एग्रीमेंट जो है ना ये वॉइड है इस एक्सटेंट तक। किसी भी पार्टी के पास राइट मौजूद है, हमेशा मैं कहता हूँ टू दी एक्सटेंट का मतलब है इस हद तक, बाकी चीज़ें ठीक हैं, बाकी एग्रीमेंट में कोई तकलीफ नहीं, ये एग्रीमेंट की जो क्लॉज है ना ये एप्लीकेबल है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अच्छा, मैंने वर्ड यूज किया एब्सोल्यूट प्रोसीडिंग का, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन का। इसका मतलब है अगर पार्शियल रिस्ट्रिक्शन के कोई मॉडल हो सकते हैं जो कि एक्सेप्टेबल होंगे अंडर द लॉ। अब वो मॉडल्स क्या हैं? वो 3 तरह के मॉडल हैं। नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन ऑन अपील, मतलब हम ये तय कर लेते हैं अब्दुल रहमान के हम लोग कोर्ट में जाएंगे, जो पहली कोर्ट से हमें सिविल कोर्ट से हमें जो मिलता है इंसाफ मिलता है किसी भी पार्टी को, हम वो डिसीजन के ऊपर दोनों मुत्तफिक हो जाएंगे, हम अपील नहीं खेलेंगे। अब कहने को ये रिस्ट्रिक्शन है अपील के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग में, लेकिन ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज आपको डिफेंड करने का राइट तो मिल गया ना, आप कोर्ट में तो चले गए, ठीक है, इंसाफ तो मिल गया। अपील में खेलने से नुकसान ये होता है कि वो कभी भी कोई पार्टी खुश नहीं हो पाती और वो क्या करती है अपील में चले जाती है, अपील से सिर्फ कॉस्ट बढ़ती है और लॉयर्स की पॉकेट्स, इसके अलावा कोई खास फायदा कम ही नसीब होता है। देन कहते हैं एक और रिस्ट्रिक्शन, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन। अब देखो मैं पार्शियल रिस्ट्रिक्शन बता रहा हूं और मैं साथ ये कह रहा हूं एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन वॉइड है, ये अलाउड है। इसका मतलब ये वॉइड एग्रीमेंट है और इस केसेस में क्या होंगे? वैलिड एग्रीमेंट्स। सेकेंड पॉइंट देखो, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ एक बताओ, जो हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का जज है और एक पेशावर हाई कोर्ट का जज है, दोनों की क्वालिफिकेशन में कोई फर्क होता है क्या? दोनों के एक्सपीरियंस में कोई फर्क होता है? नहीं, ना एक्सपीरियंस में फर्क होता है ना क्वालिफिकेशन, क्योंकि एग्जाम और सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम है। वो तो पोस्टिंग है कि आपकी किस इलाके में पोस्टिंग की जा रही है, इसका मतलब है पर्सन्स दोनों कॉम्पिटेंट है। तो बेटा केस अगर लाहौर हाई कोर्ट में सुना जाए या पेशावर में सुना जाए तो क्या डिसीजन में कोई आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा? नहीं, दोनों अपनी उसी एक्सपोजर और नॉलेज का इस्तेमाल करके डिसीजन करेंगे और मोर और लेस एक्यूरेसी भी सेम होगी, दोनों की सेम होंगे, सिमिलैरिटी होगी दोनों के डिसीजन में। तो फिर डिसीजन बेशक आप लाहौर से कराओ या पेशावर से, कोई फर्क। अब मैं ये समझाने लगा हूं कि अगर 2 पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लें कि भाई अगर हमारे दरमियान डिस्प्यूट हुई तो हम लाहौर कोर्ट्स में जाएंगे या हम सिविल पेशावर कोर्ट्स में जाएंगे, तो इस बात से कोई फर्क नो कि केस ही वहां फाइल करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल मैं लाहौर से बिलोंग करता हूं, आप पेशावर से बिलोंग करते हैं, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें अगर डिस्प्यूट होती है तो फैसला डिस्प्यूट कहां पे रिजॉल्व करेंगे, लाहौर में के पेशावर में, दैट्स ऑल। तो लॉ कहता है भाई तू पेशावर में भी कर लेगा तो इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट है, कौन सा मसले वाली बात है। सो वो कहते हैं सिलेक्शन ऑफ वन कोर्ट अमंग 2 कॉम्पिटेंट कोर्ट्स। तो ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि आप लाहौर में नहीं करेंगे, आप पेशावर में केस फाइल करेंगे, लेकिन ये पार्शियल रिस्ट्रिक्शन, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 2 तरह की रिस्ट्रिक्शन अलाउ, वो समझ आ गई कि पार्शियल रिस्ट्रिक्शन। तीसरा प्रोसेस है आर्बिट्रेशन का। ये प्रोसेस वैसे आपके एक्ट जो है बहुत थोड़ा सा कह लें कुछ सेक्शंस शायद आपके सिलेबस में डाल भी दिए गए हैं, जो मैं अक्सर जिक्र करता हूं चैप्टर 16, 17, 18। तो उसमें एक चैप्टर में आर्बिट्रेशन एक्ट भी मौजूद है, बहुत फ्यू पेजेस एंड फ्यू सेक्शंस ओनली, सारा एक्ट आपके सिलेबस में नहीं डाला गया। आर्बिट्रेशन एक्ट का असूल ये है
कि अगर फॉर एग्जांपल हम दो पार्टीज के दरमियान, जिसे हम वर्ड यूज करते थे सालिस, जो दो फ्रिकैन के दरमियान लड़ाई रिजॉल्व करवाता है, थर्ड पर्सन न्यूट्रल बंदा जो दोनों की लड़ाई, अक्सर वैसे इधर अगर उसमें चले जो ना गांव की साइड पे, तो वो पंचायत बैठती है, उसमें कुछ रिजनेबल लोग, पहले तो अब का तो पता नहीं मुझे, बड़े फहम वाले लोग उसका हिस्सा होते थे और डिसीजन मेकर होते थे, है ना। ये अब का नहीं मुझे पता, अब क्या सीन है, अब तो मुझे लगता है अब भी ऐसे ही है। मुझे अब लगता है जैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उधर भी आ चुका है शायद, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं कितना सच है इसमें, चलो लेकिन मैं मान लेता हूँ जी, वही एक्चुअली फहम वाले लोग जो थे वो डिसीजन मेकर होते थे। अब वो क्या करते थे, दो लोगों के दरमियान कोई डिस्प्यूट आ गया तो उसको रिजॉल्व करते थे। जो काम कोर्ट कर रही होती है वो पंचायत कर रही होती थी, और पंचायत का डिसीजन गांव वालों पे लाजिम भी होता था। कोर्ट से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सही है ना, आपका रहना मुश्किल कर देंगे शायद, ऐसी बात है। सो कंसिडरिंग दैट फैक्टर, ऑर्बिट्रेशन का एक विंग लॉ में भी मौजूद है कि भाई आप कोर्ट में सेटल नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप आर्बिट्रेटर के पास चले जाओ, आप में से कोई एक पार्टी, अब्दुर्रहमान या सलमान में से कोई एक पार्टी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर ले और उसके थ्रू फैसला कर ले। अब पॉइंट ये है कि आर्बिट्रेटर के पास जाएं क्यों। अच्छा, पहली बात, आर्बिट्रेटर के पास जाना कहलाता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है और आप मूव करना चाहें आर्बिट्रेटर के पास, तो हम दोनों अगर राजी हैं, तो वो साहब है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा गाजी, अगर हम दोनों राजी हैं तो हम दोनों की म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ हम आउट ऑफ कोर्ट जा सकते हैं आर्बिट्रेटर के पास। कोर्ट को कोई आउट ऑफ कोर्ट, यस, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, लेकिन थ्रू आर्बिट्रेटर, इसे हम बोलते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। कोर्ट को कोई तकलीफ नहीं है, कोर्ट कहते हैं मेरा बर्डन कम हो गया, शुक्र है, जाओ, तुम दोनों राजी हो, हाँ जाना चाहते हो, जाओ। सो ऑर्बिट्रेटर क्या, ऑर्बिट्रेटर विंग क्या कह रहा है, अब मैं सिर्फ समझाता हूँ कि इस दोनों में फिर फर्क क्या है। अच्छा, दोनों की पावर्स जो हैं, मैं यूं कहूं कि डिसीजन पावर, नॉट ऑल द पावर्स, डिसीजन पावर्स की जो डिसीजन उन दोनों ने दिया, लाइक कोर्ट ने दिया या आर्बिट्रेटर ने, उनकी पावर सेम है। यानी जो हैसियत एक कोर्ट के डिसीजन को हासिल है वो आर्बिट्रेटर के डिसीजन को भी हासिल है, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट से बाहर सेटलमेंट का फायदा क्या है, आर्बिट्रेटर एक्ट के अंदर टाइमलाइन लिखी हुई है, सॉरी कॉस्ट नहीं, कॉस्ट तो चलो एक अलग एलिमेंट है, टाइमलाइन डिफाइंड है। जैसा फॉर एग्जांपल, आर्बिट्रेटर ने केस डिसाइड कर लेना है 4 महीने के अंदर अंदर, उसको टाइमलाइन दी हुई है कि 4 मंथ्स में तेरा केस डिसाइड हो जाना चाहिए, और अगर ना हुआ तो उस केस में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है आर्बिट्रेटर का, तो वो सॉरी अंपायर का, तो वो अंपायर के पास केस चला जाता है अगले 2 महीने के लिए, और वो 6 महीने के अंदर टोटल टाइमलाइन है जिसमें केस डिसाइड हो जाना है। कोर्ट में तो शायद 2 नस्लें गुजर जाती हैं हेयरिंग आते आते, ऐसा होता है ना कई दफा। तो ये एक फायदा है आर्बिट्रेटर का, क्विक डिसीजन मेकिंग। सेकेंडली, आर्बिट्रेटर सिर्फ सिविल लॉ के केसेस उठाएगा, क्रिमिनल में डील नहीं करेगा, सिविल केसेस को डील करेगा, और सिविल में भी वो एक्सपर्ट है बिजनेस केसेस के लिए, इसलिए रेजोल्यूशन जो है वो जल्दी निकल के आ जाता है। सो ये 2-3 फायदे हैं जो आउट ऑफ कोर्ट आपको हासिल हो जाते हैं। और फिर बात ये भी है कि जो डिसीजन वो दे रहा है उसकी हैसियत भी बहुत है। इवन कि मैं अगर कहूं कि आर्बिट्रेटर ने मुझे मेरे और अब्दुर्रहमान के दरमियान फैसला, जी नहीं इट्स ओके, कर लेते हैं, मेरे और अब्दुर्रहमान के दरमियान एक फैसला सुनाया कि सलमान साहब आप 10,000 रुपया डैमेजेस पे करेंगे अब्दुर्रहमान को, बिकॉज आपने डिफॉल्ट किया, आपकी गलती है। सो अब मैं 10,000 रुपये करने में पे नहीं कर रहा क्योंकि आर्बिट्रेटर ने कहा, आर्बिट्रेटर है, क्या फ़र्क पड़ता है। अब सेम डिसीजन जो आर्बिट्रेटर को है उसकी बेस के ऊपर कोर्ट में दोबारा उसको चैलेंज किया जा सकता है। अब्दुर्रहमान कोर्ट में जा सकता है कि सर आर्बिट्रेटर ने मेरे हक में फैसला किया है, इंसिस्ट कीजिए इसको कि परफॉर्म करे। मतलब इसका मतलब है आपके आर्बिट्रेटर के डिसीजन की इतनी हैसियत है कि कोर्ट उस डिसीजन को एक्सेप्ट करती है, रिगार्ड करती है। मेरी बात समझे, तो कोर्ट हो सकता है सलमान को कहे कि तुम अब टाइमली इसको पे करो, एनफोर्स करवाए ना उस डिसीजन को जो आर्बिट्रेटर ने दिया, ना कि उसके डिसीजन को चैलेंज, उसके डिसीजन को एनफोर्स कराया जा सकता है। सो इस हद तक उसकी इंपॉर्टेंस है आर्बिट्रेटर की। तो अब अगर मैं कहता हूं, अब वापस सारी कहानी सुनाने के बाद, अगर मैं अब्दुर्रहमान ये फैसला कर लें कि यार कभी भी हमारे दरमियान डिस्प्यूट हुआ, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेटर के पास चले जाएंगे। अब कहने को ये पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन लॉ कहता है पार्शियल रिस्ट्रिक्शन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो क्या रहता है, वैलिड रहता है, वॉइड एग्रीमेंट नहीं बनता है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। और
इससे अगली बात अनसर्टन एग्रीमेंट, यहां तक बात समझ आ गई। अनसर्टन एग्रीमेंट, फोर्थ टाइप ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। अनसर्टन का मतलब है जिसकी टर्म्स क्लियर ना हो, सीधी सी बात, टर्म्स क्लियर ना हो। अच्छा, टर्म्स ना सर्कमस्टांसेस से भी कई दफा क्लियर हो जाती हैं, तो वो कहते हैं रीजनेबल अश्योरेंस ले लेना, रीजनेबल अश्योरेंस नहीं, खैर रीजनेबल स्टेप्स ले लेना ये देखने के लिए कि क्या समझ आती है एग्रीमेंट की टर्म्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी एक दफ़ा केस स्टडी डिस्कस की थी कि अगर मैं ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटर, कुकिंग ऑयल्स का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मेरे पास मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हैं और आप मुझे आके कहते हो मुझे 500 कार्टन भेज दो, कौन से वाले भाई, यहाँ पे टर्म्स क्लियर नहीं है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक कुकिंग ऑयल से डालडा का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही ब्रांड है, अब आके मुझे आप कहते हो 50 कार्टन भेज देना, तो द टर्म्स आर वेरी क्लियर नाउ कि आप 50 कार्टन ऑफ डालडा मांग रहे हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो इस तरीके से इसे बोलते हैं हम रीजनेबल स्टेप्स, कि हमने रीजनेबल डिलीजेंस लगाकर केयरफुल वे में इसको एवेल्युएट कर लिया। ठीक है। सो अनसर्टन एग्रीमेंट अगर हुए, अगर टर्म्स क्लियर ना हुई, तो उस केस में एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वेजरिंग, लास्ट पॉइंट, जुआ, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले मैं जितना कुछ पढ़ा चुका हूं उसे बुक से एक दफा पढ़ लेते हैं। चलो जी। ओके जी। रिस्ट्रेंट, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। Every agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor is void. This is because the law regard marriage as the right of every individual. So हर एक का बुनियादी हक है। 46 पढ़िए प्लीज एक दफा। जी, आसान सी एग्जांपल, आगे चलता हूं। Restraint of trade, basic rule. Every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind, आप गुड्स में ट्रेड करो, आप सर्विसेज करो, बस लॉफुल करना, अनलॉफुल ना हो, इज टू एक्सटेंट वॉइड, उस हद तक बाकी एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। आपने जो ये क्लॉज लिखे, हो सकता है एग्रीमेंट की 50 क्लॉजेज हों, उसमें से जो ये वाली 25 नंबर क्लॉज है ये अगर गलत है तो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। पढ़िए जी एग्जाम्पल 47। जी डन। समझ भी आ गई। सेल ऑफ गुडविल, फिर मैंने एक एक्सेप्शन बताई थी, अगर एक बिजनेस बिक रहा है तो उसके साथ लेंडर जो यूजुअली सेलर होता है वो क्या एक्वायर कर रहा होता है? एक अच्छी खासी अमाउंट गुडविल की, और गुडविल की अमाउंट का डिफरेंस मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। आप वैल्यू ऑफ ऑफर में से लेस कर देते हो कि आप बदले में दे क्या रहे हो, नेट एसेट्स की वैल्यू। आपके पास जो बाकी अमाउंट बची है वो गुडविल है, और वो सिर्फ इसीलिए दी जा रही होती है कि हम आपसे आपके कस्टमर के राइट्स ले रहे होते हैं, हम आपसे आपकी कस्टमर की आपकी जो मार्केट गुडविल है वो बाय कर रहे होते हैं। सो अगर मैं आपकी गुडविल बाय कर रहा हूं तो लॉ कहता है कि भाई फिर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, बायर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस क्या होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए। ये बात हमने पढ़ी थी। वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस may agree with the buyer to refrain from carrying on a similar business, कि मैं दोबारा इस जैसा काम नहीं करूंगा within the specified local limits, उस लिमिट्स में, फॉर सच टाइम पीरियड, और उतने अरसे के लिए, एज द बायर ड्राइविंग टाइटल टू द गुडविल फ्रॉम हिम कैरीज ऑन अ सिमिलर बिजनेस देयर, इन जितनी देर तू इस जैसा बिजनेस कर रहा है मैं इस जैसा बिजनेस फलां टाइम के लिए नहीं करूंगा। अब मैंने ये बताया था 3 साल भी रिस्ट्रिक्शन, 3 साल भी रिजनेबल हो सकती है, 5 साल भी कुछ केसेस में रिजनेबल समझा जा सकता है। और मैंने ये भी बताया था कि प्रैक्टिकली 6 महीने लगते हैं किसी को मार्केट से बाहर निकालने के लिए। हाउएवर सच लिमिट्स मस्ट अपीयर टू द कोर्ट रीजनेबल, कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द बिजनेस। सो ये रीजनेबल होनी चाहिए। आगे चलिए पढ़िए जी एग्जांपल 48 और 49। अगर ये रीजनेबल ना हुई तो कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगा। प्लीज पढ़िए 48 49।
sell his bakery to brother with goodwill इतने opens not to open a bakery anywhere in yes टाइमलाइन डिफाइन कर लेता है या लोकेलिटी डिफाइन कर लेता। जैसा होता है ना कुछ बिजनेस सेंटर्ड होते हैं सिर्फ लाहौर में और अक्सर लिखा होता है ये हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। तो इनफैक्ट आप जब राइट सेल करते हो तो फिर आप लाहौर के राइट सेल कर रहे हो, उसके बाद वो उठा के अपनी ब्रांच कराची खोल ले, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। और अगर मैं ऐसा कहूँ मैं एक बंदे की ऐसी बिजनेस खरीद रहा हूँ जिसकी सिर्फ जो प्रेजेंस है वो लाहौर में है और मैं उसके बाद वो बंदा कराची में खोल ले, तो मैं कहूँ नहीं भाई पूरे पाकिस्तान में नहीं खोलने। भाई जब मैंने कराची जाना ही नहीं है बिजनेस को लेके तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता। सो रीज़न इसलिए आप पहले क्लैरिफाई कर लेते हो कि भाई हाँ किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन चाहते हो। और अगर दोनों राज़ी हैं तो फिर तो मसले कोई वाली है, दोनों राज़ी हैं कि हाँ भाई फॉर एग्जांपल मैं आप पे अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ, ब्रांच खाली लाहौर की लिए है और आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ, खबर ब्रांच मीन बिजनेस आपका लाहौर में है और आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ कि आप पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं करेंगे, तो शायद अनरीजनेबल लगे, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर तो शायद प्रॉब्लम ही कोई नहीं आएगी। सिंपल जी। आगे चलिए, चलूं आगे। रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग बेसिक रूल, every agreement is void if it is absolutely restrict a party to enforce his legal right, means right to file a suit in the court। यानी वही बात, आपने absolute restriction नहीं लगानी, partial restriction allowed है, absolute allowed। एब्सोल्यूट के केस में एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। मैं सेकंड पॉइंट नहीं अभी पढ़ रहा ये वाला, अभी पहले एग्जांपल्स पढ़ते हैं। 51 एग्जांपल्स पढ़िए जरा। अच्छा बल्कि 51 पढ़नी है तो फिर ये भी एक दफ़ा समझ लें। वो कहते हैं आप टाइम लिमिट भी नहीं लगा सकते। देखो जरा, लिमिट द टाइम इन विच अ पर्सन कैन एक्सरसाइज लीगल राइट। भाई एक पर्सन का लीगल राइट है, जिसमें लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है भाई आप अपना डेट रिकवर कर सकते हो 3 सालों में, तो ये तो लॉ ने लिमिट दी है ना, आप इसे स्क्वीज नहीं कर सकते इस लिमिट को। मेरी बात समझ आई? वो कहता है लिमिट द टाइम इन विच अ पर्सन कैन एक्सरसाइज लीगल, मतलब मैं ये कहूँगा भाई तुमने डेट जो है ना वो रिकवर, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें चेक इशू करूँ, टाइम बार्ड कितनी देर में होता है, 6 महीने। तुम्हारे पास 6 महीने है कि तुम बैंक में जाके प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं तुम्हें कह दूं नहीं भाई तुमने 2 महीने में प्रेजेंट कर देना वरना ये टाइम बार्ड हो जाएगा। अब मैं लॉ के अगेंस्ट चला गया हूँ, लॉ ने एक टाइमलाइन डिफाइन की हुई है, मैं उसको मजीद स्ट्रेंथन कर रहा हूँ या उसको मजीद रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन भी अलाउड, लिमिट द टाइम इन विच अ पर्सन कैन एक्सरसाइज हिज लीगल राइट, तो ये भी अलाउड नहीं है। ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। मतलब अब्दुल रहमान के पास चेक है, वो 4 महीने बाद भी जाके प्रेजेंट करना चाहे, इसके पास कंप्लीट राइट मौजूद है कि ये जा सकता है। ऑल्दो हमारा एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है, ये जा सकता है, ये एग्रीमेंट ही वॉइड है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं। चलो जी प्लीज पढ़िए 50 और 51। जी डन, समझ भी आ गई? कोई क्वेश्चन? नहीं जी, आगे चलता हूं। एग्रीमेंट फॉलोइंग आर नॉट एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये भी हमने बात की। नंबर 1, एन एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टीज एग्री नॉट टू फाइल एन अपील इन द अपर कोर्ट ऑफ लॉ। हम अपील नहीं खेलेंगे तो ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं समझी जाएगी, ये पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है और अलाउड है। एक वैलिड एग्रीमेंट होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एन एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टीज सिलेक्ट वन कोर्ट बिटवीन 2 इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट। प्लीज एग्जाम्पल 52 एंड 53 पढ़िए। डन, सबने पढ़ ली? क्लियर? आगे चल सकते हैं। ले जी, रेफर टू आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट दैट में अराइज, पार्टीज में एग्री दैट एनी डिस्प्यूट विच में अराइज बिटवीन देम शेल बी रेफर टू आर्बिट्रेशन। वो कह सकते हैं भाई कोर्ट नहीं जाना, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। एंड दैट ओनली द अमाउंट अवॉर्डेड इन सच आर्बिट्रेशन, और जो भी फैसला हुआ आर्बिट्रेशन में शेल बी रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिस्प्यूट, यानी जो भी फैसला जिसके हक में आया वो रिकवर कर सकता है दूसरी पार्टी से।
A suit may still be brought by a party in the court for specific performance or recovery of the amount so awarded in the arbitration. अभी मैंने जैसा बात की कि अगर को आर्बिट्रेटर ने फैसला कर दिया है या मेरे अगेंस्ट फैसला कर दिया कि मुझे 10,000 पे करना है, तो अगर मैं नहीं पे करा तो अब्दुल रहमान कोर्ट में जा सकता है किसकी हम के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इंसिस्ट कराने के लिए. याद है ना, 3 तरह के सूट्स फाइल कर सकते हैं हम कोर्ट में, सूट फॉर परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन एंड सूट फॉर डैमेजेस. क्लियर होगी बात. तो परफॉर्मेंस के लिए जा सकता है कोर्ट के अंदर. क्या बात समझ आएगी कि जनाब इसे आर्बिट्रेटर ने फैसला सुनाया है, इसने 10,000 देना है, ये देता नहीं, ज़रा इसे प्रेशर तो डालें कि ये पे करे. ठीक है. एग्जाम्पल 54 पढ़िए. यस. क्या नहीं होती? नहीं नहीं, वो नहीं होती. वो यही मैं बता रहा था, यही एक डिफरेंस है. ये लीगल विंग है, वो लीगल विंग नहीं होता. वो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं. ना, वो फैसला तुम लोगों का लोकल आपस, तुम लोगों ने उसे, यानी उस एरिया के, लोकेलिटी के लोगों ने उनको बहुत वो दे दिया हुआ है, या वो जो भी कह लो आप, जिस तरह भी आप लोगों के नॉर्म्स चलते हैं, वो कल्चर नॉर्म्स हैं. उसका इस बात से, लीगैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. ये तो एक लीगल विंग है, तभी तो हम उसके फैसले को इतनी इज्जत दे रहे हैं. ठीक है. तो इसके ऊपर बाकायदा एक्ट मौजूद है, हाउ दे विल बिहेव, हाउ यू आर गोइंग टू अपॉइंट देम, हाउ मच टाइम दे आर गोइंग टू रिजॉल्व द इशू. तो ये तमाम चीज़ें. अच्छा, पता नहीं आप लोगों का शायद ज़्यादा, जो पंचायत में लोग होते हैं जो फहम वाले, मैंने ऐसा एक आदम मेरा इंस्टेंस ऐसा है जिसमें कि पिछले जो वो जो मतलब कि पंचायत संभाल रहे थे, लीडर थे, अब उन्हीं के लोग आगे आके बैठे हुए हैं, यानी उन्हीं फैमिलीज़ के लोग ही पंचायत में मेन क्या कह लें उसे, डिसीजन मेकर्स हैं. क्या ऐसा होता है या नहीं, हर दफ़ा फहम वाले लोग ही उसमें टॉप पे आ रहे हैं? कोई आइडिया है किसी को? सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी अब न्यूट्रल नहीं रहा, ये मैं कहना चाहता हूँ सर. मुझे ऐसा लगता है, मेरी बाइस नहीं रहा. यस, अनबाइस नहीं रहा, सॉरी, बाइस तो होता है, अनबाइस नहीं रहा, क्योंकि डिसीजन वन साइडेड हो जाएगा, क्या पता. ठीक है. देन आगे चलते हैं. जनरली रेफर टू आर्बिट्रेशन क्वेश्चन दैट हैव ऑलरेडी अराइजन. मैंने अभी बोला कि कोर्ट में चलता चलाता केस भी आप अगर दोनों पार्टीज चाहें तो उठाकर बाही कहाँ लेके जा सकते हैं, आर्बिट्रेटर के पास. इसे बोलते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. तो पार्टीज में एग्री इन राइटिंग to refer any dispute between them to the arbitration which has already arisen in, चल रहा है कोर्ट में, लेकिन दोनों अगर रिटर्न में तय कर लें, कंसेंट हो दोनों की, तो दोनों कोर्ट से बाहर जाके सेटल कर सकते हैं, आर्बिट्रेटर के पास सेटल कर सकते हैं. पढ़िए जी एग्जांपल 55 फिर. जी क्लियर. 8:50 पे क्लास है या ऑफ है? ऑफ है ना, टाइम है ना, फिर हम ऊपर जा सकते हैं ना. नहीं, थोड़ा बहुत ही, चलो 9 o'clock तक ही जाएंगे. ओके जी, चलो आगे. 55 डन. पढ़िए. अनसर्टन एग्रीमेंट. मैंने कहा एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन, या तो सर्टन नहीं है. अच्छा, ये वर्ड इस तरह लिखा जाता है, इस अंदाज से पढ़ा जाता है, विच इज नॉट सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन. मतलब ना सर्टन है और ना पॉसिबल हो पा रहा है कि उसे सर्टन कर लें किसी रीजनेबल स्टेप से, आर वॉइड. क्या बात समझ आई? पढ़िए जरा एग्जाम्पल 56, 7 और 8 जल्दी से. जी 56, 7, 8. कौन सी?
कहते हैं ऑल द ग्रेन्स माई ग्रेनरी एट पेशावर। जी जी, क्या कह रहे हो आप इसमें कि वैलिड है, ये वैलिड है? वॉइड है। वॉइड इसलिए नहीं है कि समटाइम्स क्या होता है, आपके जो स्टॉक यूनिट्स होते हैं वो मेजरेबल क्वांटिटी में होते हैं, आप फिलिंग उस पैटर्न में करते हो कि उसको पता होता है इतने मैट्रिक टन यहाँ पे पड़ा हुआ है, सो वो इस तरीके से होता है, ठीक है। सो इसलिए इस अंदाज से उसने उसको वैलिड किया। अदरवाइज मैं समझ सकता हूँ आपकी पॉइंट ऑफ व्यू कि यार हो सकता है ऊपर नीचे हो थोड़ा सा, लेकिन मैंने कहा जिस तरह मेजरेबल क्वांटिटीज, जिस तरह मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ, अनाज के वाले से नहीं बता पाऊंगा, दूसरी इंडस्ट्री में चूंकि मैंने प्रैक्टिकली उसे देखा हुआ है, कॉटन या वो जब गिनिंग इंडस्ट्री उसको करती है ना, तो वो स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं। अब आप अगर आप जाओगे ना उनके स्टॉक ग्राउंड में, तो आपको कॉटन का अगर वो स्क्वायर बॉक्स या बेल नज़र आ रही हैं, तो वो सेम वेट की हैं, आप जो मर्जी पिक कर लो। मतलब सेम फॉर एग्जांपल अगर वो बनाते हैं उसको 50 केजी की, तो वो 50 केजी या 100 केजी के एक स्क्वायर बना हुआ है, तो वो क्वांटिटी ऐसे मेजर करते हैं कि अच्छा कितने बॉक्स हैं, 100 मल्टीप्लाई इतने केजी का एक बॉक्स। तो इस तरीके से कि समटाइम्स आप जब कभी स्टॉक गोडाउन में स्टॉक काउंट करने जाओगे तो आपको रियलाइज होगा लोगों की मेजरमेंट्स ऐसे चलती हैं कि भाई इस जगह पे इतने टन मैट्रिक टन आ जाता है, अब इतने मैट्रिक टन है, आप करके देख लो। सो इस तरह होता है जी। चलें आगे। 5960 भी है जी, सॉरी दो और हैं, जरा जल्दी से पढ़िए। जी डन। सॉरी किधर किधर बेटे? 59 में 1000 माउंट्स ऑफ, हाँ राइस है, माउंट्स होती है, मयर मयर यूनिट पाउंड्स होता है, पाउंड्स तो नहीं होता, पाउंड्स तो वो ठीक है, नहीं वो वाली माउंट्स होता है मेरा ख्याल है, मयरिंग यूनिट है। जी 5960। लेकिन जी एक क्वेश्चन देखते हैं, पास पेपर का है स्प्रिंग 2022 का। देखो इस पेपर में दो सवाल आए 2022 से, देखो 2022 में, सॉरी मार्च का पेपर, दो क्वेश्चन, 5 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट बी, और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट बी यहीं से था। टोटल मार्क्स देखो तो 3 नंबर ये थे और 2 नंबर 5 नंबर का सवाल था। तो जरा जल्दी से पढ़ते हैं। एचएल है, एक न्यू कस्टमर है, अप्रोच किया उसने बीटी को फॉर द परचेज ऑफ 5 टेलीविजन सेट। बीटी ये वही वाला है जो अभी भी चल रहा है, कोर्जन इसी चैप्टर में चलना शुरू हुआ और कोर्जन में भी पढ़ा, शायद उसमें भी पढ़ा था। सो ये मल्टीपल टाइम्स ये वही पार्ट्स चल रहे हैं एक्चुअली। BT कहता for the purchase of 5 television set, BT agreed to supply the television set on 6 March at a discount of either 10% or 15% on retail price. To be finalized at the time of delivery. Upon delivery, HL demand किया 15% on the retail price, but which BT refused to provide. Discuss कीजिए whether HL can hold BT liable for the breach of contract. क्या वो कह सकते हैं कि भाई हमारी तय पा गया था और अब तूने ब्रीच किया है और तू डिफॉल्टर है और डैमेजेस पे कर। जब ये डिसाइड हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी, तो था कि आइदर 10 और 15 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देखेंगे। इसका मतलब टर्म्स उस वक्त तो क्लियर ही नहीं थी, इसका मतलब रियलिटी में या लीगैलिटी में फॉर्मेशन तो हुई नहीं थी। और अगर उस टाइम पे फॉर्मेशन नहीं हुई थी या टर्म्स क्लियर नहीं थी, फॉर्मेशन नहीं थी, एक वॉइड एग्रीमेंट था, तो अब कैसे इन्फोर्स किया जा सकता है? तो जरा आंसर पढ़िए इसका जल्दी से। सो ये अनसर्टेनिटी की बुनियाद पर ये एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट था। भाई 100 का चीज 80 में मिलनी थी या 85 में, सॉरी 90 में मिलनी थी या 85 में मिलनी थी, तो ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ था। तो इसका मतलब टर्म्स तो उस वक्त अनक्लियर थी, टर्म्स अनक्लियर थी तो एग्रीमेंट भी अनक्लियर था, अनसर्टन था। जी एक और सवाल आया था, जरा पढ़िए, 2 नंबर का सिर्फ। Explain the circumstances in which a person may be restricted from carrying on a business, कि उसे रोका जा सकता है। तो कौन सा सूरत हाल थी जिसमें एक पार्टी दूसरे को बिजनेस से रोक सकती है? कौन सी? गुडविल। तो बस वही पूछी थी उसने आपसे कि गुडविल वाला सिनेरियो था, क्योंकि देखो पूछने का अंदाज ये है कि किस सिनेरियो में एक पर्सन दूसरे को रोक सकता है बिजनेस करने से लॉफुली, तो भाई वो तो यही है फिर गुडविल। लेकिन लोकेलिटी और टाइम लिमिट बड़ी रीजनेबल होनी चाहिए, अनरीजनेबल ना हो। देखो यहां पे लास्ट में उसने सोल्यूशन में लिखा भी है दैट सच लिमिट आर रीजनेबल,
प्रोवाइडेड दैट, ठीक है जी। और आगे उसने साथ एक पॉइंट ये भी लिखा है विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द बिजनेस, कि नेचर पे डिपेंड करता है, बिजनेस नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। लो जी, यहां तक अगर समझ आ गया तो आगे छोटी सी बात करूं वेजरिंग एग्रीमेंट की। वेजरिंग एग्रीमेंट को बस यूं एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बड़े आसान तरीके से कहूं कि अच्छा जी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की कोई सीरीज चलने लगी है जी, चलो जी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 14th को है जी, 14th नवंबर को और दिसंबर को, सॉरी दिसंबर को, ये हमारी एक सीरीज आ गई जी 14th दिसंबर को 2023। लो जी जी, हु विल विन, सपोज जुआ लगा लेते हैं, आसान लफ्जों में जुआ ही लगाना है हमने, तो जुआ लगा लेते हैं। अब्दुर्रहमान साहब कहते हैं जी पाकिस्तान जीतेगी, पाकिस्तान विन के ऊपर अगर हुई तो अब्दुर्रहमान साहब जीतेंगे, ठीक है जी। और हमने शर्त लगाई है से 10-10 हज़ार रुपए की, ठीक है। और अगर ऑस्ट्रेलिया जीती तो सलमान जीतेगा, ठीक है जी। सो सिर्फ समझाना ये मकसद है। देखो पार्टी की, दोनों पार्टीज कौन कौन है, अब्दुर्रहमान और सलमान, इनकी विन और लूज किस पे डिपेंडेंट है, इस मैच पे, इस मैच पे। मैच क्या हुआ फिर आपका, इवेंट, इस इवेंट पे डिपेंडेंट है क्या चीज, विन और लूज। इस इवेंट पे, सॉरी गलत सिग्नल गलत हो गया, इस इवेंट पे डिपेंडेंट है। क्या ये इवेंट के आउटकम सर्टन है, क्या श्योर है कि भाई मैच हो पाएगा उस दिन, लाजमी हो जाएगा, बारिश की वजह से नहीं रुकेगा, मौसम खराब की वजह से खराब नहीं होगा, या फिर ये सर्टन है कि भाई आपकी पाकिस्तान जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, नहीं सर्टन नहीं है। तो क्या कह सकता हूं ये इवेंट क्या है, अनसर्टन, इसके आउटकम क्लियर नहीं है आज की तारीख में, जब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन बनने की कोशिश की जा रही है या ये एग्रीमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा बात, क्या ये प्रेजेंट इवेंट है या फ्यूचर का इवेंट है, तो कह सकता हूं इसे ये फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। तो मैं अब तक की डेफिनेशन में ये कह रहा हूं कि एक पार्टी की विन और लूज डिपेंड करती है इवेंट, एक अनसर्टन फ्यूचर इवेंट के ऊपर, और वो इवेंट यानी वो इवेंट हैपन होगा या नहीं हैपन होगा, नॉन हैपनिंग, यानी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है ना। यानी ऑस्ट्रेलिया, इफ ऑस्ट्रेलिया विन, इफ पाकिस्तान विन दैट मैच, सो उसकी इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है। सो आसान लफ्जों में जुए की लीगल तारीफ कर रहे हैं, लीगल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो उसके मुताबिक एक पार्टी की जब विन और लूज डिपेंडेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी की विन और लूज डिपेंड कर रही है किसी फ्यूचर के अनसर्टन इवेंट के ऊपर या उसकी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर। बात समझ आ रही है। सो एन वेजर इज एन एग्रीमेंट बाय विच पार्टीज एग्री दैट अ सर्टन सम ऑफ मनी और अदर थिंग्स। भाई जुआ लगाने आए हो, पैसे भी दे सकते हो, घर बार भी जुए पे लगा सकते हो, लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते, पूरी पूरी जायदादें जुए पे लगा देते हैं। सो दैट अ सर्टन सम ऑफ मनी और अदर थिंग्स shall be paid or delivered to one of them, दोनों में से किसी एक को मिल जाएगी जो जुआ जीता, on the happening or non happening of uncertain event, simply wagering is a bet। क्या बात समझ आई? अच्छा आगे चलते हैं। बेसिक रूल क्या हुआ फिर कि एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड। अच्छा अब एक छोटी सी बात बता दो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन के अंदर देखो कॉन्ट्रैक्ट है 1872, वही था, सब कॉन्टिनेंट का था, इंडिया वाले इंडिया हो गया, हमारा वाला हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आते हैं तो साथ में हमारे पास क्रिमिनल ऑफेंसेस भी हैं। अब क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर हमारे बैटिंग जो है या वेजरिंग जो है वो क्या है, मना है, प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है। अब अगर ये कोई काम करेगा तो सिविल इंपैक्ट तो आएगा, साथ में क्रिमिनल इंपैक्ट भी आएगा। इसका मतलब है अब अगर जुआ लग रहा है तो ना सिर्फ ये सिविल ऑफेंस है बल्कि क्रिमिनल ऑफेंस भी है तो ये खाली वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, अब ये इलीगल एग्रीमेंट भी है, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। बात समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अब हमारे पाकिस्तान की हदूद में ये इवेंट ना सिर्फ एक सिविल ऑफेंस है, या सॉरी यूं कह लेता हूं, ये वेजरिंग ना सिर्फ एक सिविल ऑफेंस है बल्कि क्रिमिनल ऑफेंस भी है। सो इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट, क्या मेरी बात समझ आई है? सो मुझे यूं कहना चाहिए एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट, दोनों इंपैक्ट हैं इसके अंदर। बात समझ आई? लेकिन अब जरा हमारे हमसाया मुल्क में चला जाओ, इंडिया में, इंडिया की कुछ स्टेट में, मैं इधर उधर नहीं जाता, चलो मैं क्या यूके की एग्जांपल दूं, मैं इंडिया में चला जाता हूं। इंडिया की कुछ स्टेट में बैटिंग अलाउड है, लीगल है, ऐसे ही है, लीगली बैटिंग होती है,
लॉ कुछ नहीं कहता उसे, लॉ ने इजाजत दी हुई है, कानून में मौजूद है इजाजत, कुछ स्टेट में, सारी में नहीं, कुछ स्टेट में। और अगर उन स्टेट्स की बात करें तो वहां पे यही बैटिंग लीगल है, लेकिन सिविल ऑफेंस है, वॉइड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी। क्या मेरी बात समझ पाए हो? सो अब जुरिस्डिक्शन से मूव करोगे तो आपको इसके इंपैक्ट डिफरेंट नजर आएंगे। ये एक ऐसी चीज है, वेजरिंग एक ऐसी चीज है, बात समझ आ रही है? इसी तरह अब आप यूके के, यूएसए के कैसीनोज देख लो, तो वो क्या हो रहा है, बैटिंग ही तो हो रही है, लीगली हो रही है, ऐसे ही है ना, लीगली हो रही है ना। सो बस समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर इस एग्रीमेंट की बात करो तो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में ये वॉइड भी है और इलीगल भी है, बिकॉज ये एक सिविल ऑफेंस भी है और क्रिमिनल ऑफेंस भी है। जबकि इंडिया में शायद ये सिर्फ और सिर्फ सिविल ऑफेंस है उन स्टेट्स में जहां पे लॉ इजाजत देता है वेजरिंग की। और मैंने ये पहले भी बताया था कि एक ऐसा केस जिसमें एक ऐसा ऑफेंस हो सकता है जिसमें ड्यूअल इंपैक्ट आ रहा हो, कि सिविल ऑफेंस भी हो और क्रिमिनल ऑफेंस भी हो। आगे चलते हैं। अब एक चीज बात, मैंने और अब्दुल रहमान ने जुआ लगाया 10,000 रुपए का। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जीत गया, अब मैं अब्दुल रहमान से रिकवर करना चाहता हूं, लॉ मेरी मदद नहीं करेगा, बिकॉज ये एग्रीमेंट क्या है, मैं जाके कोर्ट में केस फाइल करूं, अब्दुल रहमान 10,000 नहीं दे रहा, मैं जीत गया हूं जुआ, उसने कहना पहले तू अंदर आ, तेरी तबीयत साफ करे। बात समझ आ रही है? फिर एक ये हो सकता है कि हमने जुआ 10,000 का, अब्दुल रहमान बहुत डाटा इंसान है, जबरदस्ती इसने मुझसे 10,000 निकलवा लिया मेरे हारने के बाद, या ये जीत गया तो इसने 10,000 निकलवा लिया मुझसे। अब मैं कोर्ट में रोता रोता चला गया कि सर मुझसे 10,000 ले लिया इसने, वो हमने गलती से जुआ लगा लिया था। कोर्ट के का उसको छोड़ तो पहले अंदर आ, तूने जुआ लगाया क्यों भाई? सिविल के साथ क्रिमिनल ऑफेंस भी। लेकिन अब आते हैं सिविल साइड पे, क्रिमिनल तो हो गया, सिविल साइड पे क्या कोर्ट मेरी हेल्प करेगा टू रिकवर दैट अमाउंट? नहीं। सो ना आप जब आप अगर ऐसे ऑफेंस से डील कर रहे हो वेजरिंग से, तो ना कोर्ट आपको रिकवरी में हेल्प कर रहा है और ना कोर्ट आपको पेएबल में आपको इन्फोर्स कर रहा है। दोनों काम में नहीं कोर्ट हेल्प करेगा, क्योंकि कोर्ट कहेगा ये वॉइड एग्रीमेंट है, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प। हाँ, जोरे बाजू पे जो मर्जी करो, ठीक है, थ्रेट करके या वो जुए के अड्डे के कुछ असूल होंगे उनको फॉलो करके, वो आप जो मर्जी करो, कोर्ट आपको हेल्प नहीं करने वाला, ना इसकी ना मेरी, ठीक है? ना मैं रिकवरी कर पाऊंगा अगर पैसे दे दिए, हारी हुई अमाउंट जो हार गया हूं वो ना रिकवर कर पाऊंगा, ठीक है? और ना दूसरे एंगल से देखो तो जैसा मैंने कहा कि रिकवरी नहीं, अगर ये मुझसे निकलवाना चाहे, नहीं। लीगल में तो लॉफुली हमारे, हमसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में जूतियां तो अलहदा पड़नी पड़नी है, लित्तर परेड होनी है, वो तो इलीगैलिटी के ऊपर ना, कि अच्छा बताओ कहां कर रहे थे, जरा देखे तो सही, जुआ लगा कहां रहे थे, तो पहले वो जुए का अड्डा बंद होगा, ठीक है, वो अलहदा बात है। लेकिन पॉइंट इज सिविल इंपैक्ट ये है कि भाई लॉ हेल्प नहीं करने वाला। और तीसरी बात, हो सकता है हम दोनों एक दूसरे पे एतबार नहीं करते, तो हमने एक शरीफ इंसान रखा हुआ है, गुड नेम उजर फजल के बाद 10,000 मैंने भी रखा दिया, 10,000 इसने भी रखा दिया, और हमने असूल बताए कि भाई जो जीतेगा 20,000 आपने उसको देना है। अब हम मैच देख रहे हैं, कोई एक पार्टी जीती और हम इसको ढूंढ रहे हैं मैच के बाद, अब मैच के बाद ये नहीं मिल रहा, ये वीजा लेके गायब हुआ हुआ, अब हम इसके खिलाफ केस फाइल कर दें, लॉ कहेगा उसको तो छोड़ो, तुम दोनों अंदर आओ। इसका मतलब हम कस्टोडियन से भी रिकवरी नहीं कर पाएंगे, लॉ हेल्प नहीं करेगा। ये एग्रीमेंट भी क्या हो गया, पूरे उसी का हिस्सा है ना, पार्ट एंड पार्सल, वॉइड। So no suit shall be filed for recovering anything alleged to be won, जो आप इल्जाम लगा रहे हो कि आप जीते हो, on any wagering or agreement or entrusted to any person, या किसी को कस्टडी दी हुई है to abide the result of any game, कि तू गेम के असूलों को फॉलो करी, उससे भी रिकवरी नहीं हो पाएगी। प्लीज 61-62 एक दफा घर से पढ़िएगा। अल्लाह ताला आप सबको आसानी से फरमाए। थैंक यू सो मच।